आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम D++ TGT मैथ्स मेल 2021 सेकंड शिफ्ट के अगले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। एवरी कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ईच क्लोज्ड बाउंड्री इंटरवल इज। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि अगर कोई रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा कि वो रीमान सम्स होगा या लोअर रीमान इंटीग्रल होगा या अपर रीमान इंटीग्रल होगा या रीमान इंटीग्रेबल होगा। देखो एक थ्योरम होती है रियल एनालिसिस में कि अगर कोई रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर तो वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो इसका आंसर है रीमान इंटीग्रेबल। ये एक डायरेक्ट थ्योरम होती है रियल एनालिसिस में, तो ये एक डायरेक्ट रिजल्ट हो गया एक तरीके से। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा रीमान इंटीग्रेबल कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। और एक बार हम इनको समझ लेते हैं। रीमान सम क्या होता है? ये दो रीमान सम होते हैं, एक होता है UFP, एक होता है LFP। LFP ये होता है लोअर रीमान सम। इसकी वैल्यू होती है समेशन R = 1 to n MR, स्मॉल mr है डेल्टा R। डेल्टा R होती है लेंथ ऑफ Rth सब इंटरवल, यानी जो भी सब इंटरवल है R सब इंटरवल है उसकी लेंथ होती है। और जो समेशन डेल्टा R होता है वो B- है, यानी टोटल इंटरवल की लेंथ के बराबर होता है। और एक होता है अपर सम, अपर रीमान सम UFP। P पार्टीशन होता है। ये होता है समेशन R = 1 to n कैपिटल MR डेल्टा R, ये अपर सम होता है। ये लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है? लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होता है? लोअर रीमान इंटीग्रल होता है हमारा सुप्रीमम ऑफ लोअर सम LFP, यानी LFP का अगर सुप्रीमम ले लें तो वो लोअर रीमान इंटीग्रल होता है। अपर रीमान इंटीग्रल क्या होता है? अपर रीमान इंटीग्रल होता है इन्फीमम ऑफ अपर सम। इन्फीमम ऑफ अपर सम UFP का अगर हम इन्फीमम ले लें तो वो होता है अपर इंटीग्रल। जो लोअर रीमान इंटीग्रल होती है ये बराबर, इसको ऐसे लिखा जाता है इंटीग्रेशन, यहाँ एक के नीचे बार A to B Fdx। ये होता है लोअर इंटीग्रल लिखने का तरीका। और जो अपर इंटीग्रल लिखने का तरीका होता है ये होता है इंटीग्रेशन A to B बार Fdx, यानी इसमें B के ऊपर बार होता है। लोअर इंटीग्रल इस तरीके से लिखी जाती है और अपर इंटीग्रल इस तरीके से लिखी जाती है। और अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है तो उसमें ये लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों बराबर हो जाती हैं। यानी अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो लोअर इंटीग्रल Fdx वो बराबर हो जाती है अपर इंटीग्रल Fdx के। तो ये रीमान इंटीग्रल इस तरीके से लिखी जाती है। और ये थ्योरम है हमारी, एवरी कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ईच क्लोज्ड इंटरवल इज रीमान इंटीग्रल होता है। एक थ्योरम होती है, उस थ्योरम की डायरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर, तो इसका आंसर रीमान इंटीग्रल होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। देखो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, यानी यहाँ पर ये तो लिखी हुई है कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू निकालो, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ कि किस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर ये मिसिंग है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। ऑप्शन भी दिए हुए हैं लेकिन यहाँ ये नहीं दिया हुआ कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पर वो इंटीग्रल नहीं दी हुई जिसकी हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सपोज अ क्लोज्ड इंटरवल A, B बिलोंग टू R। इसका मतलब है कि रियल वैल्यूड क्लोज्ड इंटरवल है।
द पार्टीशन ऑफ ईच इंटरवल इज सेड टू बी अ सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग फॉर्म। तो हमें बताना है कि जो पार्टीशन होता है वो किस तरीके का सीक्वेंस होता है, किस तरीके से उसे लिखा जाता है। ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। तो हमें बताना है कि किसी पार्टीशन को किसी क्लोज्ड इंटरवल AB का पार्टीशन है तो उसको किस तरीके से लिखा जाएगा। पार्टीशन ऑफ दिस इंटरवल सेड टू बी अ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। एक बार हम थोड़ा पार्टीशन को समझ लेते हैं। पार्टीशन क्या होता है। सपोज करो ये कोई क्लोज्ड इंटरवल A, B है। पार्टीशन को P से डिनोट किया जाता है। सपोज करो P यहाँ एक पार्टीशन है, तो जो पार्टीशन होता है वो क्या होता है, एक फाइनाइट ऑर्डर सेट होता है, यानी फाइनाइट ऑर्डर सेट होता है, जैसे x0, x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn। इस तरीके से एक ऑर्डर्ड फाइनाइट ऑर्डर सेट होता है। एक पार्टीशन जो होता है फाइनाइट ऑर्डर सेट होता है, सच दैट किस तरीके से a = x0 होता है और उससे बड़ा x1 होता है, उससे बड़ा x2, उससे बड़ा x3, उससे बड़ा एंड सो ऑन, लास्ट में xn होता है और वो बराबर b के होता है। यानी किसी क्लोज्ड इंटरवल AB का जो पार्टीशन है वो इस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले x0 जो a के बराबर होता है, फिर उससे कोई बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़े, ये सारे रियल नंबर होते हैं, x1, x2, x3, तो ये, और लास्ट में xn = b के बराबर होता है। तो ये किसी पार्टीशन को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे सपोज करो हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल 1,5 है, और तो हम इसके जो पार्टीशन है वो हम पार्टीशन ले सकते हैं P = 1, 2, 3.5, 4, 4.5, 5। इस तरीके से हम इसके पार्टीशन कर सकते हैं। तो एक पार्टीशन है जहाँ 1 से बड़ा 2 है, जहाँ 1 से बड़ा 2 है, 2 से 3.5, उससे ग्रेटर देन 4, उससे ग्रेटर देन 4.5 और उससे बड़ा 5 है। तो ये एक पार्टीशन को लिखने का एक तरीका होता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन A आएगा, यानी A = x0, उससे बड़ा x1, उससे बड़ा x2 और लास्ट में xn। बाकी जो ऑप्शन है वो सही तरीके नहीं है। ऑप्शन A इज करेक्ट आंसर। किसी पार्टीशन को लिखने का तरीका होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। लेट x बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। x कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट होल्ड। हमें बताना है इनमें से कौन सी कंडीशन होल्ड नहीं करती है। एक बार चारों ऑप्शनों को पढ़ लेते हैं। फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट आर नॉट क्लोज्ड, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है फाई एंड एक्स आर क्लोज्ड। ऑप्शन सी है फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट आर क्लोज्ड। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट आर क्लोज्ड। अब देखो इसमें जो ऑप्शन ए है वो है फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट आर नॉट क्लोज्ड, जो कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट हमेशा क्लोज्ड होता है और यहाँ कह रहा है नॉट क्लोज्ड है, तो ये गलत है। क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट होता है वो क्लोज्ड होता है, हमेशा क्लोज्ड होता है। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्लोज नहीं होता है, लेकिन फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट हमेशा क्लोज्ड होता है। ऑप्शन, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारे यहाँ गलत है। हमें यही बताना है कि कौन सी कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है, तो ये ऑप्शन इसका आंसर होगा। आगे ऑप्शन बी को पढ़ लेते हैं। फाई एंड एक्स आर क्लोज्ड। फाई और एक्स क्लोज्ड होते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है, फाई और एक्स क्लोज्ड होते हैं। और फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्लोज्ड होता है, ये मैंने आपको बताया है कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्लोज्ड होता है, हमेशा क्लोज्ड होता है। आगे पढ़ते हैं। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट आर क्लोज्ड, ये ऑप्शन भी सही है। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन जो क्लोज सेट का होता है वो भी क्लोज्ड होता है। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, ये एक्चुअली में ओपन सेट क्लोज सेट क्या होते हैं किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई एक्स है 1, 2, 3, ये कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और कोई टोपोलॉजी है हमारे पास, उसमें हमेशा फाई और एक्स हमेशा होते हैं। बाकी हमें इस तरीके से इसमें इसके एक्स के बाकी सारे सबसेट लेने कि उनका किन्हीं भी दो का अगर हम इंटरसेक्शन ले तो वो टी के अंदर आना चाहिए, अगर किसी का भी इंटरसेक्शन ले, और कितने भी सेटों का यूनियन ले वो भी
टी के अंदर आना चाहिए। तो जैसे मैं एक ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, एक 2 ले लेता हूँ और एक 1 2 ले लेता हूँ। तो जो ये अभी जो टी है ये एक टॉपोलॉजी है, क्योंकि देखो 5 और x हैं इसके अंदर, 1 और 2 का इंटरसेक्शन करेंगे 5 आएगा, 1 और 2 का यूनियन करेंगे तो 1 2 आएगा, 2 और 1 2 का करेंगे तो भी 1 2 आएगा। यानी अब हम इनमें से टॉपोलॉजी की जो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन होती है कि उसमें 5 और x जरूर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है कि किन्हीं दो सेट का अगर इंटरसेक्शन करें तो वो टी के अंदर होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन होती है कि हम कितने भी सेटों का यूनियन करें तो वो भी हमारा टी के अंदर होना चाहिए। तो इसमें हमारी कंडीशन होल्ड करे, तो एक टॉपोलॉजी है यहाँ पर जो टी है। अब हम समझते हैं कि 5 और x किस तरीके से क्लोज्ड होते हैं। क्लोज सेट वो होता है किसी टॉपोलॉजी के अंदर कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट है, जैसे 5 का कॉम्प्लीमेंट x होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट उस टी के अंदर बिलोंग करना चाहिए, यानी उस टी के अंदर बिलोंग करना चाहिए उसका कॉम्प्लीमेंट। तो वो अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, यानी टी के अंदर बिलोंग कर गया तो वो ओपन है, तो वो क्लोज सेट कहलाएगा। 5 का कॉम्प्लीमेंट x होता है जो कि ओपन होता है, तो इसका मतलब 5 हमारा क्लोज्ड हो जाएगा। x का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, x का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है जो कि टी के अंदर आ रहा है, तो ये भी 5 ओपन हो गया। यानी 5 और x ओपन भी होते हैं, क्लोज्ड भी होते हैं। और फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्लोज्ड होता है, यानी फाइनाइट का मतलब है कि हम कुछ फाइनाइट क्लोज सेट लें और उनका यूनियन करेंगे तो वो क्लोज्ड आएगा। लेकिन आर्बिट्रेरी क्लोज सेटों का यूनियन करेंगे तो वो हो सकता है कि क्लोज्ड ना आए, ओपन सेट आ जाए। अगर आर्बिट्रेरी ले रहे हैं यूनियन तो वो ओपन सेट का ओपन होता है, और आर्बिट्रेरी यूनियन क्लोज सेट का में भी क्लोज ना हो। तो ऑप्शन बी भी यहाँ सही है। यहाँ पर ये कंडीशन फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट आर नॉट क्लोज, ये कंडीशन गलत है, क्योंकि फाइनाइट यूनियन तो क्लोज सेट का क्लोज ही होता है, आर्बिट्रेरी यूनियन क्लोज नहीं होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एवरी ओपन कवर ऑफ अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट S of a real number contain a finite subcover of S, that is every closed and bounded subset of R is compact, is known as। यानी हमें बतानी है जो स्टेटमेंट है इनमें से दिए हुए ऑप्शन में से किस थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो जो स्टेटमेंट है ये हेन-बोरेल थ्योरम की स्टेटमेंट है। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ये कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है और ये ओपन कवर क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता। ओपन कवर क्या होता है इसे हम एक बार समझ लेते हैं। लेट S एक सबसेट है रियल नंबर का, एंड देयर एग्जिस्ट अ कलेक्शन A अल्फा, यहाँ पर अल्फा बिलोंग टू म्यू, यानी एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन है। इफ A इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ A अल्फा, यानी कि अगर हमारा A कंटेन कर जाए इन A अल्फा जो हमारे इस ये कलेक्शन था इनमें इनके यूनियन का, यानी कि अगर A हमारा इन कलेक्शन के यूनियन का सबसेट हो जाए, यानी A हमारा पूरा पूरा इन एक कलेक्शन के जो ओपन सेट का जो कलेक्शन है A अल्फा इसके अंदर ये कंटेन कर जाए, तो जो ये कलेक्शन होता है A अल्फा ये ओपन कवर कहलाता है इस सेट A का। इफ S इज कंटेन इन यूनियन ऑफ A अल्फा, जहाँ पर A अल्फा क्या होता है, A अल्फा ओपन सेट का एक कलेक्शन होता है। ये कलेक्शन है A अल्फा, इसमें बहुत सारे, जैसे ये A अल्फा एक कलेक्शन है तो इसके अंदर बहुत सारे ओपन सेट है, जैसे A1
A2 AN एंड सो ऑन। इसमें बहुत सारे आर्बिट्रेरी ओपन सेट हैं। इनका अगर हम यूनियन लें, इन सभी का यूनियन लें और उसके अंदर हमारा S कंटेन कर जाए, तो ये जो हमारा ए अल्फा का जो कलेक्शन होगा वो ओपन कवर कहलाएगा S का। ये हो गया ओपन कवर। और अगर हम एक फाइनाइट सब कलेक्शन लें, इस कलेक्शन का एक सब कलेक्शन लें I = 1 to n A अल्फा I का, यानी ये एक फाइनाइट सब कलेक्शन लें, ये दिए हुए कलेक्शन का जो ओपन सेटों का एक कलेक्शन है, आर्बिट्रेरी ओपन सेटों का, यानी कि इसमें बहुत सारे ओपन सेट हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ फाइनाइट ओपन सेट लें और उनका एक कलेक्शन बनाएं I = 1 to n A अल्फा I, और ये S है अगर हमारा उस फाइनाइट सब कलेक्शन के अंदर भी कंटेन कर जाए, तो ये जो S है इसका मतलब ये S हमारा एक फाइनाइट सब कवर रखता है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो S है हमारा एक कॉम्पैक्ट सेट कहलाएगा। तो S क्या होगा? S हमारा कॉम्पैक्ट सेट कहलाएगा। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है कि अगर कोई ओपन सेट S है और उसका कोई कलेक्शन A अल्फा है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन A अल्फा, और S हमारा उसके अंदर कंटेन कर रहा है, अगर उस आर्बिट्रेरी कलेक्शन का एक सब कलेक्शन है, फाइनाइट सब कलेक्शन, और S उस फाइनाइट सब कलेक्शन के अंदर भी कंटेन कर जाता है, तो जो S है हमारा वो कॉम्पैक्ट कहलाएगा। यानी कि S हमारा एक फाइनाइट सब कलेक्शन भी, यानी कि S हमारा एक फाइनाइट सब कवर भी रखता है, तो वो S हमारा वो कॉम्पैक्ट सेट होता है। और हैन बोरेल ने एक थ्योरम दी थी, जिस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि हर एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ R, यानी कि कोई क्लोज्ड और बाउंडेड सबसेट है, जैसे कोई क्लोज्ड इंटरवल ले लेते हैं A, B, तो ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड है तो ये कॉम्पैक्ट होगा। ये हैन बोरेल थ्योरम बताती है कि कोई भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड जो सेट होता है वो कॉम्पैक्ट सेट होता है। ये हैन बोरेल थ्योरम ने स्टेटमेंट दी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ बाउंडेड फंक्शन f a to b to r is Riemann integrable if and only if for every epsilon positive there exists a partition p a comma b closed interval a comma b which may be depend on epsilon such that, तो इनमें से बताना है कौन सी कंडीशन करेक्ट है। ऑप्शन ए है यू एफ पी माइनस एल एफ पी ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ये नहीं होती। यू एफ पी माइनस एल एफ पी इक्वल टू 0, ये नहीं होती। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये एक डायरेक्ट थ्योरम होती है जिसमें हमें प्रूव करना होता है कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो वो जो फंक्शन होता है वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं, विच टोपोलॉजी इज कॉल्ड मैट्रिक टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय डी, कि इनमें से ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें से मैट्रिक टोपोलॉजी कौन सी होगी जो इंड्यूस्ड बाय डी हो। तो देखो ये इस ऑप्शन में, ये इस क्वेश्चन में थोड़ी एरर है, केवल हमें ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन ए सी और डी नहीं दिए हुए हैं, जो कि यहाँ पर मिसप्रिंट है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ ये मैट्रिक टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय डी का क्या मतलब होता है। इंड्यूस्ड मैट्रिक क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। इंड्यूस्ड मैट्रिक, इंड्यूस्ड मैट्रिक का मतलब होता है किसी दी हुई मैट्रिक की हेल्प से एक नई मैट्रिक्स बनना, इंड्यूस्ड मैट्रिक कहलाता है। इंड्यूस्ड मैट्रिक, लेट x, d is a मैट्रिक स्पेस। मानो हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस है x, d, if we can define a new matrix d star with the help
of D, then this new metric D star is called induced मैट्रिक बाय डी। यानी कि अगर किसी दी हुई मैट्रिक की हेल्प से एक नई मैट्रिक बनाए तो जो नई मैट्रिक होती है वो इंड्यूस्ड मैट्रिक कहलाती है, इंड्यूस्ड बाय गिवन मैट्रिक्स डी। इसका एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। मानो हमारे पास कोई एक्स कॉमा डी कोई मैट्रिक्स स्पेस है जहाँ पर डी एक गिवन मैट्रिक्स है और हम एक नई मैट्रिक्स डिफाइन करें डी स्टार सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर, और किस तरीके से डी स्टार इज गिवन बाय डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जैसे मिनिमम ऑफ 2 कॉमा डी एक्स कॉमा वाई ले ले। तो ये जो नई मैट्रिक्स इंड्यूस हुई है डी स्टार, ये हमारी इंड्यूस मैट्रिक कहलाएगी। तो इस तरीके से यहाँ ऑप्शन डी इसका आंसर है, लेकिन यहाँ दिया नहीं है तो मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि इंड्यूस मैट्रिक क्या होती है। इस तरीके से किसी दी हुई मैट्रिक की हेल्प से एक नई मैट्रिक बनाना इंड्यूस मैट्रिक कहलाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8, लेट x इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज डिफाइंड बाई डी एक्स x1 x2 कॉमा y1 y2 देन द पॉइंट इनसाइड द सर्कल सेंटर। देखो इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी एरर है। ये इस तरीके से डी x1 x2 कॉमा y1 y2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर होल पावर 1/2। ये इस तरीके से है। तो ये जो, और ये लेस देन होने चाहिए किसी रेडियस से। यहाँ रेडियस जैसे सपोज करो मैं 1 रेडियस ले लेता हूँ, तो ये जो फेयर है ये एक्चुअली में ये एक सर्कल जनरेट करेगा। तो ये एक तरीके से एक ओपन स्फीयर को डिस्क्राइब कर रहा है जिसका सेंटर 0 0 में, जैसे स्फीयर ऐसे ले लेते हैं जिसका सेंटर 0 0 और इसकी रेडियस यहाँ पर जैसे मैं 1 ले लेता हूँ, तो ये इस तरीके से एक ओपन स्फीयर को डिस्क्राइब कर रहा है। और यहाँ पर ये जो ओपन स्फीयर है ये एक यूनिट सर्कल का केस बन जाएगा। जैसे हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, मैंने यहाँ पर 1 ले लिए, और तो जितने भी पॉइंट है ये इस सर्कल के इनसाइड लाई करेंगे। तो ये जो हमारा केस है एक सर्कल के अंदर है जिसका सेंटर 0,0 है, यानी सेंटर एट ओरिजिन है। तो ये जो हमारा बनेगा ये एक ओपन स्फीयर वाले कंसेप्ट में से लिया गया है। और ये क्या है? पॉइंट इनसाइड द सर्कल सेंटर्ड एट 0,0, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन तो इसका करेक्ट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ जो स्टेटमेंट है वो हमारी कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं दी हुई है। एक्चुअली में इसको इस तरीके से पूरा डिफाइंड इस तरीके से किया जाना था, यहाँ पर एरर है। ये लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चनों की स्टेटमेंट रॉन्ग थी, तो ये मिसप्रिंट थे इसका, यानी कि एक क्वेश्चन का ऑप्शन तो करेक्ट दिया हुआ है लेकिन स्टेटमेंट कंप्लीट हमें नहीं दी हुई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। अ फंक्शन फ्रॉम वन मैट्रिक स्पेस टू अनदर मैट्रिक स्पेस एफ ए टू बी इज कंटिन्यूस एट पी इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट। देखो ये जो स्टेटमेंट है ये कंटिन्यूस फंक्शन की स्टेटमेंट है फॉर मैट्रिक स्पेस, यानी मैट्रिक स्पेस के केस में हमें कंटिन्यूस फंक्शन की जो स्टेटमेंट है तो ये वो दी हुई है। तो हमें इसमें जो ब्लैंक दिया हुआ है इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा।
तो एक बार मैं आपको कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन बी है। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कंटिन्यूस फंक्शन की। फॉर मैट्रिक स्पेस कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेट a, d and b, d star are two matrix space। माना a, d और b, d स्टार दो मैट्रिक्स स्पेस हैं। देन अ फंक्शन f from a to b is said to be continuous at a point P if for every epsilon positive there exists डेल्टा को इस तरीके से बना लो, या जैसा दिया हुआ है इस तरीके से बना लो। डेल्टा पॉजिटिव सच दैट डी एक्स कॉमा पी लेस देन डेल्टा implies that d star fx comma fp less than epsilon where x belong to set A and fx belong to set B। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन आएगा हमारा, ऑप्शन जो दिया हुआ ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। यानी कि अगर डिस्टेंस x और p के बीच की लेस देन डेल्टा है तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस fx और fp की लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ये कंडीशन हमारी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन होती है फॉर मैट्रिक स्पेस। हम क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। Let W is a subset of C, be a domain, and suppose Fn is a sequence of analytic function on W to F, then F is analytic on। तो हमें बताना है F किस पर एनालिटिक होगा, दिए हुए ऑप्शन में से F किस पर एनालिटिक होगा। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ में दिया हुआ है Fn Z एनालिटिक फंक्शनों का एक सीक्वेंस है, यानी सीक्वेंस ऑफ एनालिटिक फंक्शन है, और हमें दिया हुआ है लिमिट z टेंड टू इन्फिनिटी fn z इजकल टू fz, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें और ये दिया हुआ है कि जो fn z है वो एनालिटिक है w पर, तो हमें बताना है कि fz किस पर एनालिटिक होगा। तो देखो जिस पर fn z एनालिटिक होगा उसी पर ही fz एनालिटिक होगा, यानी fz भी w पर ही एनालिटिक होगा। एक थ्योरम होती है कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एनालिटिक है तो जो उसकी पॉइंट वाइज लिमिट आती है वो भी एनालिटिक होती है उसी डोमेन पर, ये एक थ्योरम होती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो w ही आएगा। इस वीडियो में हमने DTRPLSB TGT मैथ्स मेल सेकंड शिफ्ट 2021 के 10 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।